Welcome back, friends. Let's move on to the next topic of this series, which is thermodynamics. So, let us start our discussion with the first question. तो देखिए जरा. So, they have given find out the amount of average energy needed in terms of X to make one carbon atom free from diamond lattice if amount of energy needed to break C single bond C is X eV. तो उसने ये आपको दिया हुआ है कि आपको डायमंड की लैटिस से क्या करना है, एक कार्बन एटम को फ्री करना है, तो कितनी एवरेज एनर्जी आपकी लगेगी एक्स के टर्म्स में बताना है। और उसने बोला है कि बॉन्ड एनर्जी जो दी हुई है आपको सी सिंगल बॉन्ड सी की, दैट इज एक्स ईवी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखने में कई बार लोग इसका आंसर बोल देते हैं 4x, बट एक्चुअली में इट इज नॉट 4x ईवी। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो वी नो डायमंड लैटिस में ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है इस तरह, और ये नेटवर्क आपका फैलता चला जाता है, इट गोज लाइक दिस। ऐसे ही अगला कार्बन भी आपका 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो लेट अस शो दीज 4 कार्बन्स, और 4 बॉन्ड हमने दिखा दिए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक कार्बन एटम को फ्री करना है, एक कार्बन एटम को फ्री करना है, तो उसके लिए आपको ये सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। सो यू नीड टू पे अटेंशन। तो कैसे करेंगे, हमने यहां पे इसको कितनी एनर्जी दी, एक्स दी, ये एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर हमने यहां पर एक्स दी, फिर एक और बॉन्ड आपका चला जाएगा, फिर हमने यहां पर एक्स दी, एक और बॉन्ड गया, और फिर से हमने यहां पर एक्स दी और एक और बॉन्ड गया। तो अब ये कार्बन एटम आपका फ्री हो चुका है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी हैव गिवन हियर इज एक्चुअली 4x EV अभी तक। नाउ इफ यू पे अटेंशन, देखिए उसने क्वेश्चन में आपसे एवरेज एनर्जी पूछी हुई है। नाउ इफ यू पे अटेंशन कि जब आप इन कार्बन एटम्स को जो मैंने यहां शो करे हुए हैं, इसके अलावा इनको अगर ब्रेक करने जाएंगे तो क्या आपकी 4x एनर्जी लगने वाली है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ईच कार्बन इज, ये बॉन्ड इनका कॉमन था, तो जब आप इस कार्बन एटम को फ्री करने जाएंगे तो उस केस में आपकी 4x एनर्जी नहीं लगने वाली है। दिख भी रहा है, एक बॉन्ड आपने पहले ही तोड़ दिया है, इनफैक्ट 3x लगेगी। तो अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि एवरेज की बात करिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे एंड व्हाट वी विल सी कि जब हम इस कार्बन एटम को फ्री करते हैं तो साइमल्टेनियसली व्हाट इज हैपनिंग, अननोइंगली हम इनको भी 1/4 या 1/4, 1/4 और 1/4 क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने फ्री हो चुके हैं, दे आर 1 + 1/4 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट मेक्स इट हाउ मच, 2 एटम्स। तो आपके एक्चुअली में जो आपने 4x EV की जो एनर्जी दी है उससे आपने एक एटम को फ्री नहीं करा है, आपने 2 एटम फ्री करे हैं। क्यों? जब आप इनको तोड़ने जाएंगे तो अगली बार आपकी 4x एनर्जी नहीं लगने वाली, इट इज गोइंग टू बी 3x। तो उस चीज को हमने इस टर्म्स में, फ्रैक्शंस के टर्म्स में व्हाट वी हैव डन, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इट। सो नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कितने फ्री हुए आपके, 2 एटम्स। तो एक एटम के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिंपल है, आप इसको डिवाइड कर दोगे तो दैट विल गिव यू 4x/2 EV। तो यहां से आंसर आ जाएगा 2x EV। देखिए ट्रिकी सा क्वेश्चन था। इसको करने का एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है, आप ऐसे देखिए, जब आपने इस कार्बन एटम को फ्री करा तो आपने इसकी वैलेंसीज को अनसेटिस्फाइड छोड़ दिया, आपने इस कार्बन एटम को बाहर निकाल लिया, आप ऐसे भी देख सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि जब भी हमें बॉन्ड तोड़ने होते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जस्ट उल्टा हो जाता है, हमें बात मालूम है। तो इनकी, इसकी वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड छोड़िए, इसकी वैलेंसी आपने अनसेटिस्फाइड छोड़ी, ऐसे इसकी छोड़िए, इसकी छोड़िए, तो अब ये ऐसे तो रहेंगे नहीं, व्हाट दे विल डू, दे विल मेक अप बॉन्ड। तो यहां पर जो आपने बॉन्ड था, डॉट्स आपने तोड़ करके जो बनाए, अगर मैं बॉन्ड में, हमें पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको कनेक्ट करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। इस प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आपने 2 सिंगल बॉन्ड सी बनाया, तो आपकी 2x एनर्जी रिलीज होगी। तो 4x वी हैव इन्वेस्टेड एंड 2x वी हैव रिसीव्ड बैक बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नेट में आपने कितनी एनर्जी दी है, 2x EV की दी है। तो ये दोनों ही अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे कितनी एनर्जी खर्च होने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस बिहेविंग आइडियली, तो आपको 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस दिया है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेट्स टेक इट डाउन। ये रहा 1 मोल, और ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस दिया है, आइडियल भी आपको दिया हुआ है, इज यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस इन एन इंजन वर्किंग इन द साइकिल। तो वो कह रहा है कि भाई ये एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस उसने करी है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस डी से ए में आ गया है। आगे क्या दिया है, प्रोसेस ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर रिस्पेक्टिवली रिवर्सिबल, सो ही हैज मेंशन्ड कि ये सारी प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, दैट मींस सिस्टम एंड सराउंडिंग हर समय एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में रहेंगे। और आइसोबैरिक दिया है उसने ए बी को, वो हमें देख के भी वैसे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे प्रोसेस में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। बीसी को उसने क्या दिया हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस दिया हुआ, और सिंस इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हम क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या टेम्परेचर के टर्म्स में बोले तो वी कैन राइट टी रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आइसोकोरिक दिया है, वो हमें दिख भी रहा है, यहां पे वॉल्यूम उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, एंड आइसोथर्मल दिया है, इसको उसने आइसोथर्मल बोला हुआ है, मतलब टेम्परेचर डी और ए पर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, वी मैक्स जो हमें नहीं पता अपॉन वी मिनिमम वॉल्यूम, ये रेशियो उसने कितना मेंशन करा हुआ है, इस 8√2। अच्छी बात है, लेट अस मेंशन दिस, 1 मोल है, ध्यान रखिएगा, ये भी हम यहां मेंशन कर लेते हैं, दिस इज 1 मोल आइडियल गैस, और आपको साथ में मोनो एटॉमिक भी दिया है, वो हमें जरूरत पड़ेगी किस प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सो मोनो एटॉमिक गामा की हमें वहां से वैल्यू पता चल जाएगी। 8√2, खैर उसने यहाँ पे गामा दे भी दिया है, तो हमारे लिए क्वेश्चन खैर उसने आसान ही कर दिया है। 5/3 दिया हुआ है गामा आपको, CV 3R/2 होता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। CV हम FR/2 से डिफाइन करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, 3 होती है, ट्रांसलेशनली होती है, उन्हीं को हम लिखते हैं, तो वही यहां पर लिखा हुआ है। और गामा कैसे डिफाइंड होता है, CP/CB से डिफाइंड होता है, तो और CP - CB इज इक्वल टू R होता है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं, या CV R अपॉन गामा -1 होता है, ये भी आपको पता ही होगा। फिर आगे दिया है इफ, ठीक है, एंड टेम्परेचर भी उसने बोला हुआ है, T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम इज हाउ मच, इट इज गिवन एज 4 इफ आई एम करेक्ट, एंड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर इज 800 केल्विन, उसने साथ में ये भी मेंशन कर दिया मैक्सिमम टेम्परेचर 800 केल्विन है, तो बहुत अच्छी बात है, यहां से कम हमारे लिए कुछ चीजें आसान हो गई, 800 केल्विन, और इसको यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमें T मिनिमम भी यहां से पता चल गया, T मिनिमम इज इक्वल टू 200 केल्विन हो गया, और T मैक्सिमम आपको कितना दिया हुआ है, 800 केल्विन। तो टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम तो हमारी एटलीस्ट सॉल्व हो गई, देखेंगे कहीं अटकेगा तो कुछ करेंगे। और उसने पूछा है डेल्टा यू फॉर प्रोसेस BC, तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछता तो बहुत ही आसान हो जाता, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम डेल्टा यू क्या बोल देते हैं, इट विल बी इक्वल टू 0, डेल्टा यू NCV dt होता, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कोई होता नहीं है। अब इस ग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है, और इन पॉइंट्स को हमें स्टडी करना है एक एक करके। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू यूज दिस डेटा, जहां पर उन्होंने बोला है V मैक्सिमम V मिनिमम, फिर इसको देखते हैं T मैक्सिमम T मिनिमम, यही हमें कहीं ग्राफ में लाना होगा, और डेल्टा यू, ये क्योंकि प्रोसेस आपकी कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम यहां पर जानते ही हैं क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, एडियाबैटिक के लिए आपका Q जो होगा दैट विल बी 0, तो ये हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू W, एंड डेल्टा यू हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, विच इज हमें टेम्परेचर एट C चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस टेम्परेचर एट B चाहिए होगा, इस प्रोसेस के लिए उसने ऐसे एरो शो करा हुआ है। तो N इज विद अस, उसने आपको 1 मोल दिया हुआ है, तो बहुत आसान है। CV इज ऑल्सो विद अस, वो भी आपको 3R/2 दिया हुआ है, तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1 टाइम्स ऑफ 3R/2 एंड TC माइनस TB, मतलब हमारी सारी एनालिसिस अब यहीं पर आकर के अटकेगी। सो वी नीड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर इन केल्विन एट B एंड C पॉइंट। तो ऑब्जर्व करते हैं जरा, अगर देखिए हम वॉल्यूम, क्योंकि पीवी कर्व दिया हुआ है, तो ये तो हम यहां से नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर इस पूरे साइकिल में यहां ए पर आपका जो वॉल्यूम है दैट इज मैक्सिमम, इसके बाद तो वॉल्यूम हर जगह वॉल्यूम की वैल्यू इससे कम ही होने वाली, देखिए ये वॉल्यूम की एक्सेस दी हुई है,
तो हम वी मैक्स को वी बोल देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू वी, हमारे लिए आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम कम हुआ, फिर से देखिए वॉल्यूम और कम हुआ, फिर इसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, फिर वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया। तो दैट मींस सी पॉइंट पर भी हमें वॉल्यूम मिनिमम पता चल गया है, क्योंकि यही मिनिमम वॉल्यूम है, इससे कम तो वॉल्यूम हो ही नहीं, ग्राफ इधर गया ही नहीं है। तो वो भी हमें पता चल गया है किस इस रेशियो से, किसके टर्म्स में, v के टर्म्स में। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, v बाई 8√2 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास v बाई 8√2 आ गया। जो जो पता चलता जा रहा है लिखते जा रहे हैं, देखेंगे जिसकी जरूरत होगी उसको यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। देन इस प्रोसेस में इफ यू पे अटेंशन, प्रेशर हैज बीन केप्ट कांस्टेंट। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पैरामीटर्स एट पॉइंट बी एंड सी, उस पर मेरा ज्यादा फोकस है, बिकॉज मुझे वहां पर डेल्टा यू निकालना है। तो इसीलिए आई एम फोकसिंग ऑन पॉइंट बी एंड सी। तो अगर हम ए से बी की तरफ पे ध्यान दें, तो आपको इफ वी पे अटेंशन व्हाट वी नोटिस, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है। तो V1 बाय वॉल्यूम तो आपका कम हो ही रहा है, तो टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 लगा सकते हैं, एज R भी आपका कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, देखिएगा हम लिख सकते हैं V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। ये हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं A लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। VA और यहां पे VB हो जाएगा, ये TA हो जाएगा और ये TB हो जाएगा। तो अब थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। तो VB बाई TB हो गया हमारे पास। अब VA तो हमने V लिख लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब टेम्परेचर हमें देखना है, टेम्परेचर की क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के लिए स्टडी करते हैं जरा इस ग्राफ को। मैक्सिमम टेम्परेचर 800 दिया है, मिनिमम 200 दिया हुआ है। तो आप नोटिस करिए यहां पर, अगर हम इधर से इधर की तरफ चलें तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यहां पे मोल्स कांस्टेंट है आपके और प्रेशर कांस्टेंट इस प्रोसेस के लिए। तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहां टेम्परेचर कम हो रहा होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा होगा। फिर इसके बाद ये एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं रिलेशन टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर हम वॉल्यूम को इस साइड ले आए तो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, क्योंकि यहां पे फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहां से हम नोटिस कर सकते हैं। सो सी पॉइंट पर आपका टेम्परेचर ए से बी में कम हुआ, बी से सी में आपका टेम्परेचर क्या करा, बढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करा। फिर उसके बाद आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पे जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपका है, वो इस सिचुएशन में ही तो है, T मैक्स इज इक्वल टू 800 केल्विन। भाई यहां कुछ टेम्परेचर था, फिर अब ये आइसोथर्मल है तो यहां पर भी टेम्परेचर हमें पता चल गया, T मैक्स जो हमें पता चल गया दैट इज अगेन व्हाट, 800 केल्विन। ये हमें देखिए पता चल चुका है। यहां टेम्परेचर कम होना चालू हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, यहां पर टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया। तो एक तरह से इस पॉइंट पर आकर के टेम्परेचर घटा, फिर वो बढ़ने लगा। तो हम कह सकते हैं कि बी वाला वो पॉइंट है जहां पर टेम्परेचर आपका मिनिमम होगा। तो इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहां जो टेम्परेचर है दैट इज 200 केल्विन। तो देखिए हमें टेम्परेचर यहां पता चल गया 200 केल्विन है, यहां हमें टेम्परेचर नहीं पता है। यहां पे अब हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत है। क्यों, आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूं? क्योंकि मैं रिलेशन यूज करता हूं टीवी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आर रिवर्सिबल प्रोसेस, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो यहां पे अब वॉल्यूम निकालते हैं, टेम्परेचर पता है तो वॉल्यूम को निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहां भी हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पे आपका पता है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 वाली मैंने बात करी थी, उसी को यूज करते हैं। तो यहां पर VA मतलब V हो गया अपॉन टेम्परेचर 800 हो गया, ये हमने स्टडी कर लिया है, इज इक्वल टू VB हम निकालना चाहते हैं, जो हमें नहीं पता है बट हमने टेम्परेचर यहां पे एनालिसिस कर लिया है, वो ये आया है। तो ये गया यहां से 4 टाइम्स, इसका मतलब वॉल्यूम एट पॉइंट बी भी हमें पता चल चुका है विच इज B/4। तो देखिए हमारी सारी एनालिसिस हो चुकी है, टेम्परेचर इज नोन, वॉल्यूम इज नोन, यहां पे वॉल्यूम इज नोन बट टेम्परेचर इज नॉट नोन, TC हमें पता लगाना है। तो
इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो बस हमारा टीसी ही रह गया जो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसी रिलेशन को यूज करेंगे। सो वी कैन यूज टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लगाते हैं बी और सी पॉइंट के लिए क्योंकि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। टी बी वी बी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी सी वी सी रेस टू गामा माइनस 1। इसको ले आते हैं इस साइड, तो टी वी अपॉन टी सी इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी बी रेस टू गामा माइनस 1। तो लेट्स गेट बैक, टी बी हमारे पास कितना है 200, टी सी हमें नहीं पता है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी हैव 200 हेयर, टी सी वी डोंट नो। वी सी की बात करते हैं, v बाई 8√2 दिया हुआ है और ये b बाई 4 दिया हुआ है। तो वी सी इज, कोई एरर ना हो, v बाई 8√2। सो लेट अस पुट इट हेयर v बाई 8√2 और यहां पर जैसा कि bv है आपका दैट इज b बाय 4। तो ये अगर सिंप्लीफाई करें ये पूरा पावर हो गई गामा माइनस 1 और गामा आपको उसने क्वेश्चन में 5/3 दिया है तो 5/3 माइनस 1 आपका कितना बन जाएगा 2/3। सो वी हैव दिस पावर एज 2/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बन जाएगा लिख सकते हैं 4/8√2 की पावर 2/3। तो ये 2√2 हो गया, √8 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्यूब लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो दिस वैल्यू विल कम एज, देखिए अंदर ले जाइए, √8 हो गया, स्क्वायर हो गया, 8 हो गया, उसका क्यूब रूट ले लिया तो ये 1/2 आ गया। तो यहां से 1/2 आ चुका है। तो हमारा यहां से टीसी पता चल गया, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टीसी इज इक्वल टू नथिंग बट 400 केल्विन। अब यहां सब्स्टिट्यूट करिए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी और टी सी माइनस टी वी। सारी एनालिसिस हो चुकी है। एन उन्होंने 1 दिया था, सी वी उन्होंने 3r/2 दिया था, ना भी देते तो हम कर लेते, मोनो एटॉमिक गैस उन्होंने दे रखा था क्वेश्चन में। टीसी आपने अभी अभी निकाला, टीसी इज हाउ मच 400 केल्विन निकाल चुके हैं और टीबी आप पहले ही 200 केल्विन निकाल चुके हैं। तो लेट अस मेक अ सब्स्टिट्यूशन हियर, 400 माइनस ये हो जाएगा 200 और ये आपका सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा 300r, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 300r आपका बन जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में ऐसा बस जो अच्छी सी बात थी वो ये थी कि आपको एनालिसिस करनी थी, उसको ऑब्जर्व करना था और कुछ नहीं करना था। तो ऑब्जर्व आपने कैसे करा, इस ग्राफ को स्टडी करके। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक तरह से सारा आपका बेसिक बातें यहां पर क्या हो चुकी हैं, रिवाइज हो चुकी हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाउ दे हैव गिवन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली एट 298 केल्विन। तो फिर से जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, लेट्स पे अटेंशन टू देम। 1 मोल दिया है, आइडियल गैस दिया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ये 3 इंपॉर्टेंट बात है। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा होगा, तो टेम्परेचर इज विद अस व्हिच इज 298 केल्विन। Until its volume is tripled, तो हमें मेंशन ही कर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 मोल टेम्परेचर 298, ये कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है 298 केल्विन और एक्सपेंशन हो रहा है, आइडियल गैस है। ठीक है, तो यहां पे इसको भी लिख लेते हैं, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करने में हम बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और एक्सपेंशन है। सो लेट अस पुट दिस एज वेल। तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो उसने दिया भी है कि वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड। तो वॉल्यूम अगर मान लो v लीटर था या v कुछ भी था, v बोल दें, तो अब एक्चुअली में वॉल्यूम हैज बिकम हाउ मच 3v बन चुका है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एस गैस एंड डेल्टा एस टोटल। मतलब हमें डेल्टा एस गैस के केस में क्या एंट्रोपी चेंज आया है, मतलब सिस्टम में क्या एंट्रोपी चेंज आया है, वी नीड टू फाइंड दैट। ऑल्सो वी नीड टू फाइंड एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ सराउंडिंग। उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस टोटल, जिसको कई बार लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोलते हैं। दैट इज द एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस। सो द फर्स्ट पार्ट इज एक्सपेंशन इज कैरीड आउट रिवर्सिबली। तो हमें पता है डेल्टा एस वाला रिलेशन सब लोग जानते ही हैं। पहले हम ए पार्ट को, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो ठीक है, राइट। तो पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं, रिवर्सिबली की बात कर रहा है। तो वी नो दिस थिंग रिलेशन डेल्टा एस, ये रिलेशन जानते हैं, एन सी वी एल एन
T2 बाय T1 प्लस NR ln V2 बाय V1। आई होप आई एम करेक्ट। हाँ, CP में वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो NCV ln T2 बाय T1 प्लस NR ln V2 बाय V1, इस तरह हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। और ये भी आपको बात ध्यान रखना है कि जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो जो एंट्रोपी चेंज आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सेम, बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो इस बात को हम बहुत यूज करेंगे, या ये बहुत हमें हेल्प करता है जब स्पेशली इरिवर्सिबल प्रोसेस दी हो वहां पर एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम देन एंट्रोपी चेंज इज गोइंग टू बी सेम वेदर यू गो बाय एनी पाथ, कैसे भी पाथ से चले चाहिए, रिवर्सिबली इरिवर्सिबली। अगर ये दोनों पॉइंट सेम है इनिशियल फाइनल तो एंट्रोपी चेंज सेम आने वाला है। सो लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट पार्ट, जो तो बहुत सिंपल है। हमें पता है डेल्टा एस जब हम निकालेंगे सिस्टम के लिए या गैस के लिए, डेल्टा एस गैस, ये सिस्टम के लिए फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। टेम्परेचर हैज बीन केप्ट कांस्टेंट, तो ln1 जब आप निकालेंगे तो वो आपका 0 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा NR ln V2 by V1, and luckily he has given the final volume expansion दिया हुआ है 3 times है। So we can make a substitution here, 3V upon V आ जाएगा, और N भी हमें पता है 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, R आपको पता ही है ln 3 आ गया। तो इसको अगर हम टू द बेस 10 चेंज कर लें 2.303, तो 2.303 R log 10 3 आएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है, ये कैलकुलेशन निकाल करके आपका 9.134 जूल पर केल्विन आता है। सो दिस वैल्यू विल कम एज 9.134 जूल पर केल्विन, 5 के आसपास आता है, तो मैंने अप्रॉक्स लिख दिया है। सो वी हैव डेल्टा एस विद अस। अब उसने आपसे क्वेश्चन में देखिए और भी अगला पार्ट पूछा है, यू नीड टू फाइंड आउट डेल्टा एस टोटल एज वेल। तो अब यहां पर क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सराउंडिंग आपको पता है क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस डेल्टा एस गैस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जो है आपका 0 आता है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग आपका जस्ट इसी का उल्टा होगा, विच मीन्स माइनस 9.134 जूल पर केल्विन हो जाएगा। और यहां से जब हम डेल्टा एस टोटल की बात करेंगे तो डेल्टा एस टोटल आपका एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हमने स्टडी करी है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। Let's get back to the question again. So first part is done. Now he is asking, we need to look for the second part. What it says, expansion is carried out irreversibly where 836.8 joule of heat is less absorbed than in 1। ये आपको दिया हुआ है, तो लिखते हैं जो डेटा उसने दिया हुआ है। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इनफैक्ट इरिवर्स, ये भी एक्सपेंशन इज फ्री जो दिया हुआ है ये भी एक तरह से इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल में वी कैन हैव 2 केसेस। एक हो गया इंटरमीडिएट एक्सपेंशन वाला, तो ये केस जो बेसिकली उसने डिस्कस किया हुआ है मैं मेंशन कर देता हूं, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का है। और जो नीचे वाला केस है वहां आपका फ्री एक्सपेंशन है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इनके लिए हम डिस्कशन करते हैं। तो इरिवर्सिबल में वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरी, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो पहले सेकंड पार्ट पे देखते हैं। तो उसने बोला 836.8 जूल ऑफ हीट इज लेस एब्सॉर्ब देन इन 1। सो लेट अस राइट, अगले पेज पर जाते हैं, बी। तो डेल्टा एस सिस तो हमारा सेम ही रहने वाला है जैसा कि हमने बोला, क्योंकि स्टेट चेंज तो सेम ही है, सेम 3V वॉल्यूम के लिए लेकर के गए हैं, V से 3V वॉल्यूम के लिए। तो डेल्टा एस सिस्टम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो रिवर्सिबल के लिए उसी को उठा लेंगे वहां से, तो दैट इज गोइंग टू बी सेम, जो 9.134 जूल पर केल्विन है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम जाते हैं डेल्टा एस, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेम एज पार्ट ए, स्टेट फंक्शन था क्योंकि। अब आते हैं हम डेल्टा एस सराउंडिंग पे, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। डेल्टा एस सराउंडिंग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर माइनस क्यू अपॉन टी आएगा, और क्यू यहां पर क्या होगा देखिएगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी।
और उसने आपको ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो क्यू इरिवर्सिबल की बात करेंगे, और क्यू इरिवर्सिबल की उसने इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। उसने क्या बोला है, पिछली वाला जो क्यू रिवर्सिबल था, भाई इसमें भी तो कुछ ना कुछ क्यू हुआ, क्यू इन्वॉल्व होगा इस रिवर्सिबल प्रोसेस में। उसमें लिखा एक्सपेंशन इज कैरिड आउट वेयर 836.8 जूल ऑफ हीट इज लेस एब्सॉर्ब देन इन वन। तो हमारा क्यू इरिवर्सिबल हम लिख सकते हैं, इसको मैं माइनस को कॉमन रखता हूं, क्या हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल और माइनस 836.8 अपॉन टी। आई होप आई हैव टेकन दिस वैल्यू करेक्टली, 836.8 ही वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इज लेस एब्सॉर्ब, तो मैंने वहां पर माइनस कर दिया। अब ये सराउंडिंग का क्या होगा, ये तो हमने उसके लिए निकाला। अब सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। माइनस इसीलिए आया था, माइनस क्यू रिवर्सिबल आया था, इसीलिए मैंने यहां माइनस डाला है। तो क्यू रिवर्सिबल माइनस, अब इसको ओपन करिए, सो दिस विल बिकम माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 836.8 बाय टी। ये हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है। टेम्परेचर हमें ऑलरेडी पता है, इट इज गिवन टू अस व्हाट, 298 केल्विन। अब क्यू रिवर्सिबल बाई टी ये आपको दिया हुआ है, डेल्टा एस सराउंडिंग भी हमने लिख लिया। डेल्टा एस सिस्टम एक्चुअली में यही तो था। अरे डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालेंगे, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये हम जानते हैं। तो डेल्टा एस टोटल की जब बात आएगी, देखिए कैलकुलेशंस मेरे बच जाएंगे अगर हम इसको स्टडी कर लें। जब हमें डेल्टा एस टोटल निकालना हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस सिस्टम पूछा है, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी 9.134 जूल पर केल्विन। तो दिस वैल्यू इज 9.134 जूल पर केल्विन, ठीक है। अब इसको हम यहां पर डालते हैं, तो डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसको जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा एस सिस्टम विच इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो ये आ जाएगा यहां पे क्यू रिवर्सिबल बाय टी, माइनस इसको ओपन कर दिए, सराउंडिंग का मैं पूरा सब्स्टिट्यूशन यहां पे करने जा रहा हूं। तो व्हाट विल हैपन, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और आई होप ये यहां पे थोड़ा सा एरर हो गया, इसको सही करें, मैंने पहले ही कर दिया था, इसको यहां पर माइनस ही रहने दें, राइट। सो ये आपने ओपन करा, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो गया, और ये प्लस बन जाएगा आपका 836.8 अपॉन टी। ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एस टोटल आपके पास आ गया। ये टेम्परेचर हमें पता है 836.8 अपॉन 298, तो ये आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन आपका आता है 2.85 जूल पर केल्विन, 2.85 जूल पर केल्विन, वो दिख भी रहा है अप्रोक्सीमेट, ये 2.5 के आसपास जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट। आई होप ये बी वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में दिया है एक्सपेंशन इज फ्री, सो दिस इज डन। तो ये आपका थर्ड केस हो गया, एक्सपेंशन इज फ्री। मैं इसको यहीं पर बता देता हूं। तो एक्सपेंशन इज फ्री है, वॉल्यूम आपका कितना V से 3V हुआ है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। वर्क डन आपका जीरो होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस सिस्टम तो अब भी वही रहने वाला जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज विद अस। तो डेल्टा U जीरो है, W जीरो है, और Q जीरो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब अगेंस्ट वैक्यूम आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो Q भी आपका क्या है, जीरो है। Q कुछ भी नहीं हुआ, Q आपने यहां पर कुछ भी नहीं एक्सचेंज करा है सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, राइट। तो सराउंडिंग की अगर हम बात करें, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम तो सेम है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था, क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन है, तो हम सीधे यूज कर सकते हैं उस बात को। डेल्टा एस सिस्टम अभी हमने कैलकुलेट करा था, इट इज विद अस, जो 9.134 जूल पर केल्विन है। तो मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 9.134 जूल पर केल्विन, ये हमें पता है। अब आए डेल्टा एस सराउंडिंग की बात, कुछ क्यू नहीं यहां पर गया है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू बाई टी करेंगे तो दैट विल बी जीरो, माइनस क्यू बाई टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। क्यू ही आपका जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेल्टा एस टोटल क्या आप नहीं निकाल सकते, तो इस वाले पार्ट के लिए डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू नथिंग बट इसी को ऐड कर दीजिए, तो 9.134 जूल पर केल्विन हुआ। तो यहां पे जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है, वो एंट्रोपी में चेंज किस वजह से हुआ,
क्योंकि आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, V से एक्चुअली में कितना कर दिया है, 3V कर दिया है। तो अगर अब वॉल्यूम अवेलेबल बढ़ गया है और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तो व्हाट विल हैपन, तो ऐसा नहीं है रैंडमनेस नहीं बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, जो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया है। तो इसीलिए एंट्रोपी चेंज आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे ही मुझे एक बात याद आई तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर ये आइसोथर्मली की जगह एडियाबैटिक होता तो आपको पता है वहां पे डेल्टा एस जब हम निकालते हैं सिस्टम के लिए तो वो 0 हो जाता है। अब वैसे तो हम बोल देते हैं Q अपॉन T इज इक्वल टू 0, बट आप चाहें तो उसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेल्टा एस का रिलेशन ये होता है और वहां पर आपका पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है या टीवी रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और वो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। पीवी रेस टू गामा की बात करें तो वहां पर होता क्या है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, तो एज अ रिजल्ट गामा भी इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां पर प्रेशर बढ़ने की वजह से रैंडमनेस कम हो रही होती है, बट गामा बढ़ने की वजह से, वी बढ़ने की वजह से, सॉरी, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से रैंडमनेस बढ़ रही होती है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रैंडमनेस आपकी आई होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, वो कंपनसेट क्या कर जाती है, जस्ट प्लीज मैंने कुछ गड़बड़ बोला है यहाँ पे, जो रैंडमनेस आपकी कम हुई होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, वो कंपनसेट हो जाती है कैसे, बाई इंक्रीज इन रैंडमनेस ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम कंप्रेशन की बात कर रहे होंगे तो भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। एज अ रिजल्ट वहां पे एंट्रोपी चेंज जो आता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बट ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नॉट पार्ट। So they have given a cylindrical container of volume 44.8 लीटर दिया हुआ है, is containing equal number of moles of an ideal gas। तो ध्यान देने वाली बात है, ये वॉल्यूम जो दिया हुआ है सिलेंडर वॉल्यूम कंटेनिंग इक्वल नंबर, इसका मतलब ए का जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू बी 22.4 लीटर और बी का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होगा। क्यों होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इन टू सेक्शंस ए एंड बी सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक फ्रिक्शनलेस पिस्टन एज shown in figure, the initial temperature and pressure of gas in both section is 27.3 केल्विन। तो प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और आपका गैस के मोल्स भी सेम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए 44.8 को मैंने 22.4 लीटर में डिवाइड कर दिया। अब उसने कहा है टेम्परेचर भी हम यहां मेंशन कर लेते हैं 27.3, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और यहां पर भी 27.3 इसको हम मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है, प्रेशर भी उसने दिया है तो हम लेट अस मेंशन दैट एज वेल 1 atm, तो ये हमारे पास प्रेशर हो गया 1 atm। आगे बढ़ते हैं। नाउ गैस इन सेक्शन ए इज स्लोली हीटेड टिल वॉल्यूम ऑफ सेक्शन बी बिकम्स 1/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। मतलब वो क्या कर रहा है, देखिए यहां पे उसने डायग्राम में शो भी करा हुआ है कि इसने सेक्शन ए में हीट दी और ये सब एडियाबैटिक बॉल है और ये एडियाबैटिक पिस्टन है जो कि फ्रिक्शन लेस है, मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। और ये खुद उसने डायग्राम में क्वेश्चन में शो करा हुआ है कि जो वॉल्यूम है नया वाला, पहले अगर V था तो अब वॉल्यूम कितना हो चुका है, V/8। तो इसका वॉल्यूम अब कितना हो चुका होगा, लेट अस मेंशन दिस एज वेल। तो V पहले था, V प्लस V यहाँ पे 22.4 है, 7V/8, तो ये आपका बन जाएगा 15V/8। जो जो चीजें पता चलती आ रही, एटलीस्ट वी शुड मेंशन देम। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड डेल्टा यू इन सेक्शन ए। पूछ रहा है यहां पे बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या है और डेल्टा यू क्या है। तो डेल्टा यू तो हमें पता है, एनसीवीडीटी से हम यूज कर लेंगे, राइट, निकाल लेंगे। अब एक इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्प, तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है जिस पर हमें फोकस करना है वो हमें क्या है, किसी भी तरह फाइनल टेम्परेचर को निकालना है। तो लेट्स लुक इनटू दिस। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी हम निकाल सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 हो जाएंगे। आप जानते हो कि अगर 1 मोल होता
और 1 मोल ऑफ गैस होती और टेम्परेचर अगर 273 केल्विन होता तो एसटीपी पे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अभी भी वो 22.4 ही ऑक्यूपाई कर रहा है, बट टेम्परेचर उसने 1/10 करा है, तो इसका मतलब मोल्स ने क्या कर दिए होंगे, इंक्रीज कर दिए होंगे, तो 10 टाइम्स मोल्स हो जाएंगे। या पीवी इक्वल टू एनआरटी आप यूज कर लीजिए, जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने, प्रेशर उसने 1 दिया है, वॉल्यूम उसने 22.4 दिया हुआ है। हम एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता है, आर आप आर डाल दीजिए और ये 27.3 लिख लीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं अब आप खुद देखिए, आर इंटू 27.3 की बात करें तो 273 आर ही एक्चुअली में 22.4 के बराबर होता है। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या लिखा है, n टाइम्स ऑफ 2.24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसने टेम्परेचर एक्चुअली में 27.3 लिया है, 273 नहीं लिया हुआ है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सेक्शन में कितने हैं, 10 मोल्स है। तो डेल्टा यू भी हमें पता चल जाएगा, एनसीवीडीटी। देखिए हमारा टारगेट अब क्या है, किसी तरह फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना। सो लेट अस पे अटेंशन, पहले तो इसी पार्ट पे आते हैं जिसके अंदर चेंज आया है, क्योंकि ये चारों तरफ से आपका एडियाबैटिक बॉल्स से सराउंडेड है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ है, इसका वॉल्यूम कम हुआ है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है यहां पर। तो क्यू तो यहां कुछ भी नहीं गया है, ये भी एडियाबैटिक, ये सब भी एडियाबैटिक। तो बी में जो बी सेक्शन बी की अगर हम बात करें, फॉर सेक्शन बी व्हाट वी कैन से, क्यू इक्वल्स टू 0। अब उसने यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस आपको दी हुई है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, राइट। और हम यहां पे यूज कर सकते हैं क्या रिलेशन, टीवी रेस टू गामा -1, क्योंकि उसने फ्रिक्शन लेस पिस्टन दिया हुआ है। तो यहां पे हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो टीवी रेस टू गामा -1 हम यूज करेंगे। उससे देखिए फायदा क्या होगा, हमें इनिशियल वॉल्यूम पता था, V था 22.4, फाइनल वॉल्यूम हमें पता है, इसका इनिशियल टेम्परेचर भी हमें पता है, बट उससे हमें बी का टेम्परेचर पता चल जाएगा। बट उससे हमें फिर बी का टेम्परेचर नहीं, हमें ए का टेम्परेचर निकालना। तो टीबी रेस टू गामा -1 से अगर वो क्वेश्चन पूछता बी का टेम्परेचर क्या है तो हम वहां से निकाल के बता देते, बट हमें ए के लिए चाहिए। अब ये पिस्टन पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये पिस्टन एक्चुअली में रुका हुआ है इस समय, इसका मतलब यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा बाय ए, दिस शुड बी इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। देखिए मैंने अप्रोच कैसे लगाई, किसी तरह अगर मुझे यहां पर प्रेशर पता चल जाए ए का, तो उससे मुझे फायदा क्या होगा, जैसे ही प्रेशर पता चल जाएगा ए का, वो पीवी के बराबर होगा, तो मैं वहां पर पीवी रेस टू गामा यूज कर सकता हूं, मुझे पता है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है बी के सेक्शन के लिए। तो वॉल्यूम पता था, प्रेशर भी इनिशियल उसने 1 atm दिया है, तो फाइनल हमें पता चल जाएगा, वो हम निकाल लेंगे। प्रेशर जब आ गया तो क्या हम सेक्शन ए के लिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दिया है, आइडियल गैस दिया है, तो क्या हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, मोल्स तो उसके कांस्टेंट ही है, मोल्स में कोई चेंज आया है नहीं, वो फिक्स ही है। तो हम यहां पे लगा सकते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो उससे हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा, क्योंकि हमें P भी पता है, यहां पर V भी पता है, T भी पता है। यहां पर हम P पता लगा लेंगे, V हमें दिया हुआ है, और टेम्परेचर हम निकाल लेंगे। तो ये मेरी अप्रोच है। तो इस तरह हम सेक्शन ए का भी टी निकाल लेंगे। तो इन केस सेक्शन बी का टी पूछा होता तो वो भी हम निकाल लेते हैं, आपको पता है कैसे निकालना है, टीवी रेस टू गामा -1 से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम उसी प्रोसेस को वहां पे यूज करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई है आपकी सेक्शन बी के लिए, हम बोल सकते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस है अगर, तो जैसा मैंने बताया, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट, PI/VI raised to gamma is equal to PF/VF raised to gamma. Now we need to find out the value of gamma, जो हम easily calculate कर सकते हैं। गामा कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं CV is equal to होता है R अपॉन गामा -1, या आप CP/CV से निकाल दीजिए, एक ही बात है। तो R हमें गामा निकालना है। CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, क्वेश्चन में उसने मोनो एटॉमिक गैस दिया है। So CB for a monoatomic gas is FR/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल वाले होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। तो यहां पे हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम 3R/2 इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। R गेट्स कैंसल्ड,
तो यहां से आप देख पा रहे हैं गामा की जो वैल्यू आ रही है दैट विल कम एज 5/3, 3 गामा -3 हो जाएगा और 2 और 5/3 आ जाएगी गामा। सो इट इज विद अस। तो अब अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सेक्शन बी के लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें पहला प्रेशर 1 था, वॉल्यूम आपका V था, V रेज टू गामा। प्रेशर ये हमें नहीं पता है, हमें निकालना है, और यही एक्चुअली में पिस्टन को क्या, पिस्टन का इक्विलिब्रियम प्रेशर है जो पिस्टन को मूव करने से रोक रहा होगा, पिस्टन अब मूव नहीं कर रहा होगा। और VF हमें पता है ये कितना है, V/8 रेज टू गामा। तो गामा की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 5/3, तो ये आपका V रेज टू गामा बाहर निकाल दीजिए, तो PF जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 8 रेज टू गामा। तो 8 रेज टू 5/3, क्यूब रूट ले लीजिए 8 का, दैट विल कम 2, और 2 की पावर 5 हो जाएगा, दैट विल मेक इट 32। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर है वो कितना हो चुका है, 32 ATM, 32 टाइम्स हो चुका है। सो नाउ वी नो दिस प्रेशर, PA और PV ये एक्चुअली में इक्वल है, और वही हमने PF निकाला है जो 32 ATM आ गया है। अब तो कुछ बचा नहीं, जैसा मैंने बताया, वापस जाते हैं, अब फॉर सेक्शन ए की हम बात करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सेक्शन ए पर देखते हैं। फॉर सेक्शन ए हमें पता है PI/VI अपॉन TI शुड बी इक्वल टू PF/VF अपॉन TF एज द नंबर ऑफ मोल्स। आपके क्या है, सेम ही है, जो 10 के 10 है, 10 सेक्शन ए में और 10 आपके कहां गए, सेक्शन बी में। तो लगाते हैं, पहले प्रेशर इनिशियल प्रेशर 1 था, आपको याद हो, वॉल्यूम इनिशियल आपका V लिख देता हूं 22.4, वो कैंसिल ही हो जाएगा, और इनिशियल टेम्परेचर आपको 27.3 केल्विन दिया हुआ है। और फाइनल प्रेशर अब हम निकाल चुके हैं, किससे, एडियाबैटिक वाले सेक्शन ए के लिए हमने निकाल लिया है, तो वही प्रेशर सेम ही होगा, वो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। और VF, अब सेक्शन बी के लिए वॉल्यूम कितना है वो भी हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो, तो वो कितना आया था, V + 7V/8 विच इज 15V/8। तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 15V/8 को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। तो ये आ गया आपका 15V/8 TF, कैंसिल करिए, ये गया, V गया, देखिए यहां से TF आ गया, तो TF विल बी इक्वल टू 32 इंटू 15 अपॉन 8 और ऊपर 27.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 60 हो जाएगा, 273 इंटू 16 हो जाएगा, 10 है आपका, कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया 273 इंटू 6, 60 था, तो 0 मैंने अंदर 10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 27.3 में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 18, 42, 43, ये 4 गया, एंड 1638 केल्विन। प्लीज मेरे कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई एरर ना हो। आई होप आई हैव डन इट करेक्टली। 18 आ गया, 42, 43, 3 आई हैव रिटन, 12, 4, 16, 1638 केल्विन टेम्परेचर आ गया। तो यही उसने आपसे पूछा हुआ था। अब डेल्टा यू निकालना तो आपके लिए बहुत ही आसान है, फाइनल टेम्परेचर आपने सेक्शन ए में निकाल लिया है, तो डेल्टा यू निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। डेल्टा यू, आई एम राइटिंग इट हेयर, डेल्टा यू, ये सब हम सेक्शन ए के लिए कर रहे हैं। सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे इज इक्वल टू NCV TF माइनस TI करना है। N आपका कितना है, 10 है, CV कितना हो जाएगा, 3R/2, अभी हमने देखा था, TF माइनस TI, फाइनल टेम्परेचर विद अस इज 1638 केल्विन, तो 1638 से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -27.3 को, कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा। फ्रॉम हेयर यू कैन, R की वैल्यू आप 8.31 डाल दीजिएगा, तो आपका जूल में आंसर आ जाएगा, या कैलोरी में निकालना चाहेंगे तो वैसे ही निकाल लेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा यू। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, समझ में आ गया होगा लोगों को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इट सेज, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सिस्टम इन एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, आपको दिया हुआ है। सो ये हमें निकालना है इररिवर्सिबल प्रोसेस में, सिंगल स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपको दिया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल पॉली एटॉमिक गैस दिया हुआ है, हमें एटॉमिसिटी नहीं पता है, टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन एंड प्रेशर उसने दिया है 10 ATM से 1 ATM। तो देखिए अभी हमने बिगिनिंग में एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जहां पे हमने इररिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला डिस्कशन कर लिया था,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उसने दिया है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। दो इसने यहाँ पर एंट्रोपी चेंज नहीं बल्कि वर्क डन की बात करी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर होती है वो ये है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप पीवी रेस टू गामा वाला रिलेशन नहीं लगा सकते, इसको ध्यान रखिएगा। PV raised to gamma is valid for a reversible adiabatic process, not for an irreversible adiabatic process. And to my surprise, मैंने ऑनलाइन कई जगह सॉल्यूशन में देखा है कि उन लोगों ने इसको सॉल्व करा है PV raised to gamma लगा करके, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। तो हम नहीं लगा सकते। तो देखिए यहाँ पर अप्रोच क्या होगी। सो वर्क डन बाय सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, अच्छी बात है। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज कर सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन दे रखा है, तो क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। और वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, माइनस पी एक्सटर्नल into delta v final minus v initial. So let me put it there. तो work done हमारा हो जाएगा, it is nothing minus p external times of vf minus vi. अब यहाँ पे आप प्रेशर देखिए, क्वेश्चन में 1 मोल भी दिया हुआ है, तो लेट अस पुट दैट एज वेल, हमें इसकी शायद जरूरत पड़ेगी। सो इफ यू पे अटेंशन, यहाँ पे उसने आपको दिया हुआ है कि प्रेशर जो था वो 10 से 1 atm में हो गया, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो एक्सपेंशन जो हुआ होगा किस प्रेशर के अगेंस्ट हुआ होगा, 1 atm प्रेशर के अगेंस्ट, जो कम वाला प्रेशर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। एकदम से उसने 10 atm से प्रेशर 1 atm कर दिया होगा, एज अ रिजल्ट क्या हो गया होगा, एक्सपेंशन आ गया होगा, इसीलिए हम उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं। अगर वो यहां कंप्रेशन देता तो हम फिर कौन सा प्रेशर कंसीडर करते, 10 atm वाला, ज्यादा वाला कंसीडर करते। वहां पे क्या होता, पहले 1 atm प्रेशर पे होता और सडनली उसने एकदम से क्या कर दिया होता, प्रेशर 10 atm कर दिया होता। तो हम वहां पे क्या मान के चलेंगे, जब तक कंप्रेशन हो रहा है तब तक प्रेशर विल रिमेन एज व्हाट, 10 atm। सो वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल वीएफ माइनस वी आई है। तो हमें जो पता है वो तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है तो 10 से 1 हुआ था, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो लेट अस पुट दिस एज 1, यूनिट्स हमें देखनी पड़ेंगी, वी एफ माइनस वी इनिशियल। अब हमें कहीं से ये वॉल्यूम निकालना है और हम डेल्टा यू किसके इक्वल कर सकते हैं, एन सीवी डी टी के, तो उसे भी जरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एन सीवी टी एफ माइनस टी आई। देखा जाएगा क्या करना है इस क्वेश्चन में आगे। वर्क डन हमें निकालना है, एन सीवी टी एफ माइनस टी आई, ये डेल्टा यू होता है और ये इक्वली होंगे, तो मैंने यहां पर इक्वेट करके इनको लिख दिया है। अब वॉल्यूम हमें कहीं से लेकर के आना है, पीवी रेस टू गामा हम यहां पर नहीं लगा सकते। तो पहले देखिए, पहली इनिशियल स्टेट क्या थी, अगर मैं पूछूं पी इनिशियल, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है तो पी इनिशियल आपका 10 atm था। वी इनिशियल हमें नहीं पता है, वो हमें देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में 1 दिए हुए हैं, वो हम लिख लेते हैं। और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ये जो इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर दिया है। तो टी आई भी हमें पता है, सो लेट अस पुट 300 केल्विन। तो क्या हम वी इनिशियल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, क्वेश्चन में उसने आइडियल गैस दिया हुआ है, तो पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी आई हो जाएगा। तो हमारा यहां से नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, ये हो गया 10 वी आई, और ये हो जाएगा, कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे, 300 आर, एन की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। ये क्या, यहां से वी आई जो आया है वो कितना आया है, 30 आर। तो हमें इनिशियल वॉल्यूम तो एटलीस्ट पता चल गया, दैट इज विद अस, तो वो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल प्रेशर आपका 1 के अगेंस्ट आपका एक्सपेंशन हुआ था, तो पी एफ आपका 1 atm है। फाइनल हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स आपके उतने ही हैं, 1 मोल ही है, ठीक है, ये 1 atm है। और वी एफ नहीं पता है, और क्या हमें टी एफ पता है, वो भी नहीं पता है, दोनों ही चीजें हमें नहीं पता है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी तब भी हम लगाते हैं, तो पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन की जगह 1 आ जाएगा, आर टी एफ आ जाएगा। तो यहां से पी एफ की जगह 1 डाल देते हैं, 1, और ये बन गया वी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ। तो आर टी एफ, सीवी गामा उसने दिया हुआ है, देखिए एक और इंफॉर्मेशन है जो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, गामा उसने दे रखा है 1.33, तो वहां से हमें सीवी भी पता चल जाएगा, एन भी पता चल जाएगा,
देखो टी इनिशियल भी हमें मालूम है, हम यहां निकाल चुके हैं, टी इनिशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहीं से टी एफ आ जाए तो हमारा क्वेश्चन डन। तो क्या हम वी एफ की जगह इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? आर टी एफ को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट्स मेक अ सब्स्टिट्यूशन। तो एन की जगह 1, सीवी की बात करते हैं तो सीवी होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, जैसा अभी हमने पहले भी देखा था, आर अपॉन गामा माइनस 1। तो आर अपॉन 1.33 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.33, राइट। सो दिस विल बिकम आर अपॉन 0.33। तो ये लगभग आप लिख सकते हैं क्या, 1/3 की अगर हम बात करेंगे तो वो 0.33 होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास सीवी जो आ गया ये 3R आ गया। ध्यान रखिएगा 0.33 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, 1/3 से। 1/3 आपका 0.33 के आसपास बैठता है, तो 3R बैठ जाएगा, राइट। सो CV is also with us. Let us make a substitution here. 3R TF हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं ऐसे ही। माइनस TI, बिल्कुल हमारे पास TI 300 केल्विन है। और यहां पर आते हैं -1 VF, क्या हमारे पास है, बिल्कुल RTF के टर्म्स में। देखिए हमने TF के टर्म्स में इक्वेशन बना ली। और VI क्या हमारे पास है, बिल्कुल है, वो रहा आपका 30R। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। तो हम आर आर को कैंसिल कर देते हैं, आर आर आपका गया यहां से, और इक्वेशन बन गई 3TF माइनस 900 माइनस TF प्लस 30। ये आपकी बन के आ गई 930, और ये इधर आएगा तो 4TF। तो हमारे पास अब टेम्परेचर आ चुका है। वी हैव 4TF इज इक्वल टू 930। तो क्या हम TF नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 930/4 ये केल्विन आ गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो 2 एंड 12 8, 13 बचा, 12, 10 बचा, फिर 5, 232.5 केल्विन आ जाएगा। आप कुछ भी निकाल लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। वर्क डन निकालना तो डेल्टा यू के बराबर है, तो डेल्टा यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा वर्क डन विच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 0 था। अब N1 CV अभी हमने लिखा था 3R, जस्ट नीड टू चेक, CV आपका 3R था, 3R और TF माइनस TI। तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना है, 232.5 माइनस TI आप निकाल ही चुके हैं। टी इनिशियल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो रहा आपका 300 केल्विन। सॉल्व कर लीजिए, यूनिट्स देख लीजिए, आर अपने हिसाब से डाल दिए जो भी डालना है। दैट विल गिव यू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे करना है वो आपको अब क्लियरिटी मिल गई होगी। रिवर्सिबल का तो हम कर ही लेते हैं सीधे सीधे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो वी हैव दिस अनदर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोइंग प्रोसेस शोन इन द फिगर। तो उन्होंने P वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है, और इस पॉइंट पर आपका उन्होंने इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, 4 और 2 दिया हुआ है आपका, और यहाँ पे tan 45 दिया है। तो एक तरह से हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, ये 135 हो जाएगा, और tan ऑफ 135 अगर हम निकालें, tan 135 डिग्री विल बी इक्वल टू -1। एक तरह से हमारे पास स्लोप भी है इस इक्वेशन की यहाँ पर। बट अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे प्रोसेस कौन सी है, दिस इज नॉट नोन टू अस। तो अब ये कैसे करेंगे, तो हम एक जनरल प्रोसेस मान लेते हैं, कोई जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV रेज टू x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं एक जनरल प्रोसेस मान रहा हूं, PV रेज टू x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें नहीं पता, उसने कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे कि आइसोथर्मल हो कि एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक होती तो x आपका क्या हो जाता, गामा हो जाता। आइसोथर्मल होती तो x आपका क्या हो जाता, 1 हो जाता। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है इस तरह। बट यहाँ पे कुछ नहीं उसने मेंशन करा है। सो देखिए क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है, हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसेस, हमने PV रेज टू x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी निकालना सब लोग जानते ही हैं, C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। ये आप लोगों ने एक्सप्रेशन जरूर अपनी थर्मो की क्लास में पढ़ा होगा। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जनरल प्रोसेस के लिए।
तो अगर कहीं से हमें एक्स पता चल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचा ही नहीं। वी कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट, हीट कैपेसिटी। और ये हीट कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या दोनों चीजें चेंज हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड दिस। अब हम इसको नोटिस करते हैं, इस ग्राफ को, डीपी बाई डीवी की वैल्यू दी है, तो क्या हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? कुछ देखेंगे, और ये पी और वी की वैल्यू भी दी है इस पॉइंट पे। लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस। तो डीपी बाई डीवी निकालते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो आपका एक बार वी रेस टू एक्स को कांस्टेंट निकालते हैं, तो ये बन जाएगा आपका डीपी प्लस, अब पी को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा पी एक्स वी रेस टू एक्स माइनस 1, और ये डीवी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है। एक बार कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये आ गया है, तो इसको डीपी बाई डीवी यहां से बहुत आसानी से निकाला जाता है। वी रेस टू एक्स आप कॉमन निकाल करके उस साइड ले जाइए, तो ये रिलेशन बन जाएगा डीपी प्लस पी एक्स अपॉन वी डीवी इज इक्वल टू 0 आ गया। उसको उस साइड लेकर के जाए तो ये बन जाएगा डीपी इज इक्वल टू माइनस पी एक्स बाय वी डीवी। तो डीवी इधर ले आए तो ये बन जाएगा डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन वी। देखिए अब ये हमारी हेल्प कर देगा। ग्राफ के डेटा को हम उठाएंगे, डीपी बाई डीवी एज पर ग्राफ, एज पर ग्राफ डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू क्या है, -1। और P और V भी आपको दिया हुआ है, देखिए P कितना दिया है 4, V दिया है 2, तो हम वो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। P इक्वल्स टू 4 एंड V इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें अगर dp बाई dv को, तो ये -1, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू माइनस P की जगह 4 आ जाएगा, x आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, तो x यहाँ से इंप्लाइज आ गया आपका 2/4 विच इज हाफ। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब x आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। इस तरह हम हीट कैपेसिटी निकालते हैं किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो C जो आएगा, सो द क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो C आएगी वो हो जाएगी CV। अब उसने क्या क्वेश्चन में कोई गैस की एटॉमिसिटी दी है, मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है, तो CV FR/2 होता है, तो 3R/2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी हैव 3R/2 प्लस, अब आप R अपॉन 1 माइनस एक्स डालें, तो R अपॉन 1 माइनस हाफ, तो ये 2R हो जाएगा, दिस विल बिकम 3R अपॉन 2 प्लस 2R, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7R अपॉन 2। ये आ गई। तो एक जनरल प्रोसेस मैंने मान करके कर दिया, ऐसे ही आप क्योंकि बाकी सबके लिए तो हम जानते ही हैं रिलेशन, एडियाबैटिक के लिए जानते हैं, बट अगर कभी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम इस तरह जनरल प्रोसेस मान के उसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और ये था आपका रिलेशन, जैसे कि मैंने बताया हीट कैपेसिटी किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबको क्लियर हो गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इट सेज। देखिए, the standard molar enthalpies of formation of cyclohexene liquid and benzene liquid at 25 degrees Celsius are -156 and plus 49 kilojoule per mole. ये आपको दिया हुआ है। The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene liquid at 25 degrees Celsius is -119 kilojoule per mole. Find magnitude of resonance energy of C6H6 liquid. तो ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है बेंजीन का, C6H6 का। तो आपको पता है C6H6 बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके अंदर रेजोनेंस चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या आती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसको हमें निकालना है। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है थर्मोकेम के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है पहले उसे मेंशन करते हैं। तो मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिक्विड, साइक्लोहेक्सेन लिक्विड का फॉर्मूला आप लोग समझ ही गए, क्या हो जाएगा, C6H12। तो लिखते हैं क्वेश्चन, C सॉलिड 6H2 गैस चेंजेस इनटू C6H12 लिक्विड। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। कितना दिया है इसके लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है -156, सो लेट अस पुट -156 किलोजूल पर मोल।
तो किलो जूल पर मोल में ये डेटा दिया है। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, एंड बेंजीन लिक्विड, बेंजीन के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी सॉलिड प्लस 3H2 गैस, बेंजीन का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, C6H6 लिक्विड हो जाएगा। और इसके लिए आपको जो वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, +49 किलो जूल पर मोल, ये आपको दिया हुआ है इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो वो मैंने लिख लिया, स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे तो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से करेंगे, जो हमने बना लिया है यहाँ पर, सी ग्रेफाइट होता है। नाउ दे हैव गिवन द स्टैंडर्ड, उसको सॉलिड के फॉर्म में मैंने लिख दिया, और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन गैस हो गया। अब उसने एक और इन्फॉर्मेशन दी था, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन लिक्विड। साइक्लोहेक्सीन मतलब C6H10, ये कंपाउंड हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन। तो इसको अगर हम बनाएं तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा और हर जगह 2H, एक्सेप्ट जहां पे डबल बॉन्ड है वहां एक एक H आपका प्रेजेंट होगा। सो दिस इज C6H10 लिक्विड। कह रहा है जब हम इसको हाइड्रोजनेट करते हैं, हाइड्रोजनेट मतलब हाइड्रोजनेशन H2 गैस से रिएक्ट कराते हैं, तो अब जब इसे हाइड्रोजनेट करेंगे तो 2H और ऐड हो जाएंगे, C6H10 लिक्विड एक्चुअली में किस में बदल जाएगा, C6H12 में। सो वी शुड राइट इट एज C6H12 लिक्विड। कितनी हीट निकल रही है, उसने बोला है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, तो इतनी हीट निकल रही है, -119 किलो जूल पर मोल। अब रेजोनेंस एनर्जी की बात हो रही है, तो अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन में, इस डेटा को थोड़ा सा आपस में कोरिलेट करने में दिक्कत होती है कई बार बच्चों को कि कैसे करेंगे इसे। देखिए उसने हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको दिया हुआ है। बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, बेंजीन के अंदर एक्चुअली में डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 3। अब रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होती है। हम मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि वो डीलोकलाइज नहीं है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें एज्यूम करने में। तो बेंजीन के अगर हाइड्रोजनेशन हम करें तो उसमें 3 आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब एनर्जी जो निकलनी चाहिए हाइड्रोजनेट करने पर, भाई यहां एक के लिए इतनी निकल रही है, तो बेंजीन के अंदर 3 मोल प्रेजेंट होंगे, तो कितनी निकलेगी, -119 इंटू 3। तो वो लगभग हो गई आपकी कितनी, 307, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 300 हो गया, और 19 357, 357 आ गया, -357 हो गया। इतनी निकलनी चाहिए। अब देखते हैं क्या इतनी निकल रही है। इन दोनों डेटा को हम थोड़ा यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस C6H6 इस रिएक्शन को उल्टा करूं और इसके साथ ऐड करूं, देखिएगा अगर मैं रिएक्शन को ऑपोजिट करके इसके साथ ऐड कर दूं तो क्या दिख रहा होगा आपको, C6H6 लिक्विड। ठीक है, मैंने इसको ऑपोजिट करके यहां पे सिर्फ 6H2 की जगह 3 हाइड्रोजन गैस रह जाएगा, और ये बन जाएगा आपका C6H12 लिक्विड। मतलब हमने जितने भी इसके अंदर डबल बॉन्ड थे भाई, हर जगह क्या करा, H ले जाकर के कनेक्ट कर दिया। तो 3 डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 6 ऐड हो गए, C6H12 बन गया। तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको के लिए बना देता हूं, जिन लोगों ने ओसी पढ़ी होगी बहुत आराम से बता देंगे, ये समझ जाएंगे। और ऐसे यहां पर ये सिचुएशन बन गई, हर जगह H आकर के आपके ऐड कर रहे हैं, तो 3 डबल बॉन्ड खत्म किए। तो यहाँ पे जरा हम एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी आपकी कितनी आई, -156 और -50, क्योंकि मैंने इसे रिवर्स करके ऐड करा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी -156 -49। अगर हम 50 मान लें इसे तो -206 बनना चाहिए, तो ये एक कम कर लेते हैं, -205 बन जाएगा किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास आ गया। बट एक्चुअल में जब हमने देखा तो ये एनर्जी -205 है, जबकि अगर हम इसके हिसाब से चलें, इस डेटा के हिसाब से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो जब 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में 119 निकल रही है, तो यहां पे जो एनर्जी निकलनी चाहिए वो ट्रिपल निकलनी चाहिए, विच इज -119 इंटू 3। इसको जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई करा था तो ये आपका हो गया -357 किलो जूल। इतनी एनर्जी आपकी निकलनी चाहिए थी, बट निकल कितनी रही है, 205। इसका मतलब बीच में कहीं एनर्जी गई, वो एनर्जी कहां चली गई, वो एक्चुअली में रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है एरोमेटिक कंपाउंड में, उस
एनर्जी को टेक केयर करने के लिए हमारी तरफ से कुछ एनर्जी खर्च हुई, वो एक्चुअली में इस डिफरेंस के इक्वल होगी। तो इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी, मतलब बेंजीन को जब आप हाइड्रोजनेट करने जाएंगे तो उसके हाइड्रोजनेशन में एनर्जी जो थ्योरेटिकल चाहिए होती है उससे ज्यादा उससे कम एक्चुअली में क्या होगी, रिलीज होगी। तो थ्योरेटिकली जितनी बेंजीन में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो रही ये, बट एक्चुअली में रिलीज क्या हुई जब किया गया, तो -205 जो डिफरेंस है, क्योंकि उसने आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड बताएंगे हम कैसे, ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 357 और 205 का जरा डिफरेंस निकालिए कितना हो जाएगा, 357 माइनस ऑफ -205, तो ये सब्ट्रैक्ट करके -357 प्लस 205 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 आ गया और 5 और 152 आ जाएगा। तो ये 152 आपका यहाँ पे ए माइनस, बट उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपका 152 यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी निकल जाएगी। तो कैलकुलेशंस मेरे एक बार चेक कर लीजिएगा, लॉजिक मैंने समझा दिया है आपको। सो दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ व्हाट, बेंजीन। इस तरह हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब आपके क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन पे आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर एज वेल एज ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जरूर आप उसको याद रखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बोला था, इसको भी देख लीजिए, पी वी रेस टू गामा आप यहाँ नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा अगर लगाया है। जैसा मैंने बताया सॉल्यूशन में कुछ जगह ऑनलाइन दिया हुआ है। सो दीज वर द क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चंस थे। With this, I will wind up my lecture. See you in the next topic. Thank you.